हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग शॉर्ट में। तो दोस्तों, हम इसमें कराने वाले हैं घटना चक्र का जो दृष्टि, जो जीएस दृष्टि का जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आती है, उसका हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसको एक्सप्लेन में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पर्यावरण है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण क्या होता है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? जो जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण या वह स्थान जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। एक पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है, वो 1986 के अनुसार जो पर्यावरण की परिभाषा है वो क्या है? किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आगे देखेंगे। जो इसमें देखो, पर्यावरण के विविध पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो है अवधारणा, एक कारक, एक मुख्य संघटक और विभिन्नताओं के कारण। अब इसमें देखो, जो अवधारणा है, अवधारणा जो है इसके दो पक्ष होते हैं, दो स्तर होते हैं, एक लघु स्तर और एक वृहत स्तर। इसी प्रकार कारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक संसाधन के रूप में और एक नियंत्रक के रूप में। कितने रूप में? दो प्रकार किससे होते हैं? दो रूप में। और इसी प्रकार मुख्य जो संघटक होते हैं, एक तो जैविक होते हैं और एक अजैविक होते हैं, और तीसरा क्या होता है? ऊर्जा होता है। ठीक है। और इसी प्रकार जो विभिन्नताओं के कारण हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृति में अंतर। तो एक इसी प्रकार इसमें इतना हो गया विविध पक्ष में। इस इधर देखेंगे, जो सामान्य परिभाषा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का वह समूह जो हमारे चारों ओर है, यह सामूहिक रूप से पर्यावरण की संज्ञा कहलाती है। यानी कि जो ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, तो उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे। निष्कर्ष पर्यावरण। निष्कर्ष पर्यावरण का मतलब क्या है? इसमें ये कितने क्या होता है इसका? एक तो संरचना होती है, कुछ कारक है, कुछ कारक हो गए, और अवधारणाएं होगी, विभिन्नताएं होगी, सम्मिश्रण होगा। तो इसको कैसे देखेंगे कि जो संरचना है, संरचना कैसी है? कई संगठनों के निर्मित एक संरचना, कई संगठनों से निर्मित एक संरचना क्या है? और इसमें कुछ कारक संसाधन के रूप में होते हैं, कुछ कारक नियंत्रक के रूप में होते हैं। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर विभिन्नताएं, क्या? क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर विभिन्नताएं होती है। और सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण, वृहत एवं लघु स्तर की अवधारणाएं। तो दोस्तों, ये हमने इसमें क्या में पढ़ा? विविध पक्ष में पढ़ा था हमने, जो घटक इसके और कारक और विभिन्नताओं का कारण और अवधारणा। तो इसी प्रकार पर्यावरण के जो मुख्य घटक है, वे कौन से हैं? एक तो भौतिक, जैविक और ऊर्जा। अभी बताया था भौतिक में क्या आता है, अजैविक भी आता है। तो जो भौतिक है वो तीन प्रकार से होते हैं, स्थल वायु जल। इसी प्रकार जो जैविक है, जैविक भी तीन प्रकार से है, जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव। और ऊर्जा क्या है? सौर्यिक और भूतापीय। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों, अब देखेंगे धारणीय या सतत विकास। धारणीय या सतत विकास के बारे में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है धारणीय और सतत विकास। इसमें है एक तो अवधारणा, एक है मुख्य उद्देश्य, एक है शब्द की व्याख्या और एक है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। ठीक है। मुख्य अवधारणा में क्या है? एक तो वर्तमान की आवश्यकता, भविष्य की आवश्यकता ध्यान में रखकर विकास को, यानी कि जो विकास है उसको ध्यान में रखकर वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से प्रबंध करना, न्याय संगत का उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना। ठीक है। और इसी प्रकार जो शब्द की व्याख्या है, वर्ष 1987 में 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED के द्वारा की गई थी। क्या की गई थी? जो शब्द की व्याख्या, पर्यावरण शब्द की व्याख्या 1987 में WCED के द्वारा की गई थी। आवर कमीशन फ्यूचर,
ब्राटलैंड रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार जो पृथ्वी का जो सम्मेलन है, पृथ्वी का सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, 1992। एजेंडा क्या था? जो एजेंडा 21 रियो की घोषणा हुई थी और धरने के विकास के। ठीक है, अब इसी प्रकार जो पर्यावरण की सुरक्षा है, क्या है पर्यावरण की सुरक्षा? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संकट जो क्या है? प्रदूषण। जो प्रदूषण होता है वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक संकट का काम करता है। और धरणीय विकास क्या होता है? पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में सहायक होता है। अब इसमें देखेंगे प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र। क्या चीज़? प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र। कार्बन क्या होता है? कार्बन होता है विभिन्न, जो होता है वो विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होता है। मूल रूप से किस में पाया जाता है? ग्रेफाइट और हीरे में। क्या में पाया जाता है? ग्रेफाइट और हीरे में। मुख्य यौगिक, जो मुख्य यौगिक रूप से वायुमंडल में होता है, जो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट इससे, और आदि, और जो होते हैं कार्बनिक यौगिक इनमें भी पाए जाते हैं। और तो सबसे ज़्यादा जो यौगिक वायुमंडल में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन कार्बोनेट में पाया जाता है। ठीक है, अब पुनः चक्रण में इसमें क्या होता है? विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा जल के समान विभिन्न प्रकार के खनिजों में विद्यमान। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप कार्बन चक्र। तो दोस्तों आपको ये कार्बन चक्र दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? कार्बन चक्र। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। फिर जंतु क्या करते हैं? जो जंतु श्वसन है वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो परिवहन एवं औद्योगिक उत्सर्जन है वे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो ये क्या होते हैं? साधन होते हैं, वह यातायात साधन, ये भी क्या करते हैं? CO2 गैस छोड़ते हैं। तो जो अब जैसे ये देखो, ये जंतु है, ये क्या होगा? ये मरने के बाद मृत जीव और अपशिष्ट उत्पाद में बदल जाएगा। और जो ये पेड़ पौधे हैं ये भी इसी तरीके से क्या है? में जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन, जिनसे क्या बनता है? कोयला और पेट्रोलियम आदि चीज़ें बनती हैं। अब आगे देखो इसमें क्या है? जल चक्र। जल चक्र को भी ऐसे ही दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होगा? समुद्र से जो जल होगा उसका क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? जल का वाष्पीकरण होगा। क्या में? बादलों के रूप में। ठीक है, क्या के रूप में? बादलों के रूप में। अब जो होगा, अब इसके बाद क्या होगा? जो कम तापमान में क्या होगा? ये संघनित बादलों में परिवर्तित हो जाएगा और क्या के रूप में? बरसात के रूप में, बारिश के रूप में ये नीचे पृथ्वी पर आ जाता है। और जिससे ये क्या होता है? नदियों में चला जाता है, नदियों से समुद्र के में चला जाता है। और कुछ जल जो होता है वो भूजल में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार जैसे इसमें देखो क्या दिखाया गया है? जैसे पेड़ है, पेड़ से जो श्वसन लेते हैं, क्या लेते हैं? श्वसन क्रिया किससे करते हैं? जंतु क्या करते हैं? पेड़ पौधों से करते हैं। और फिर ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, ये जो परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी प्रश्न है उसमें देखेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। क्या होता है? जल चक्र क्या होता है? पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इसी प्रकार वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है, यानी कि जो वर्षा है उसका निर्धारण, वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है वायुमंडल में नमी। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? जल चक्र दर्शाता है। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कौन? कार्बन चक्र बनाए रखता है। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है क्या है कि? सेलुलोज की। मूल रोम की कोशिका भित्ति क्या है की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसी प्रकार मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है? पैक्टीन, यानी कि मूल रोम जो होते हैं उसके मिट्टी से जो चिपके रहने का कारण क्या है? पैक्टीन है। मूल रोमों की कोशिका भित्ति का कार्य करती है, पारगम्य कला की तरह करती है। इसी प्रकार जो पदार्थ के रूप होते हैं वे 3 प्रकार से होते हैं। एक तो तत्व, यौगिक, मिश्रण। जो तत्व होता है पदार्थ का साधारणतः रूप रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा उपविभाजन का अभाव होता है इसमें।
यौगिक दो या अधिक तत्व जो द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होता है क्या कहलाता है? यौगिक होता है। या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक या यौगिक का किसी भी अनुपात में साधारण रूप में से मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे इसमें दिखाया गया है मृदा जल विलयन। जो मृदा विलयन है जल में, मिट्टी का विलयन जल में, इसका क्या होता है कि एक तो कम प्रासरण दाब होता है इसमें और कम सांद्रता होती है। जब इसका अंतः शोषण किया जाता है, अंतः शोषण करते हैं तो क्या होता है? एक तो मूल रोम का रिक्तियों का रस जैसे अधिक सांद्रता होती है, मूल रोम होता है, अधिक प्रासरण दाब होता है। इसी प्रकार देखो वायुमंडल में प्रमुख गैसों एवं उनकी मात्रा क्या क्या होती है और कौन कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम, ये गैसें पाई जाती है। जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78.08% होती है और ऑक्सीजन की 20.95% होती है और आर्गन की 0.93% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? 0.036% होती है और नियॉन की 0.002% होती है और इसी प्रकार हीलियम की होती है 0.005%। ठीक है दोस्तों, जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल की परिभाषा है वो क्या है? पृथ्वी के परितः यानी कि चारों ओर विद्यमान गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया? वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। कौन होते हैं? पेड़ पौधे। वनों का एक अन्य नाम क्या होता है? हरे फेफड़े। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? जो वनों का एक अन्य नाम क्या होता है? हरे फेफड़े के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो आपको वायुमंडल की संरचना के बारे में बताएंगे। देखो जैसे वायुमंडल है, सबसे नीचे क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को दिखाया गया है इससे 8 किलोमीटर क्या यहाँ पे ध्रुव पे क्या दिखाया गया? क्षौमंडल की जो सीमा है। इधर एवरेस्ट दिखाया गया है, एवरेस्ट शिखर भी है सौमंडल के अंदर ही। और जो इधर है विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ऊंचाई कितनी होती है? इसकी 18 किलोमीटर के लगभग होती है। और ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तापमान घटता जाता है क्या में? सौमंडल में। अब इसी प्रकार क्षौमंडल से ऊपर जो क्षोभ सीमा है, इससे ऊपर क्या होता है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल और समताप मंडल। जो समताप मंडल की सीमा होती है वो विषुवत रेखा पर 50 किलोमीटर और ध्रुवों पर भी 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें उल्काएँ भी होती है और जो समताप मंडल से नीचे होता है वो ओजोन मंडल होता है। ठीक है, यानी कि जो इसकी जो सीमा होती है समताप मंडल की, इसमें ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तापमान बढ़ता है और क्षौमंडल में क्या होता है? तापमान घटता है। इसी प्रकार इससे ऊपर क्या है? मध्यमंडल। मध्यमंडल कहाँ तक है? विषुवत रेखा से 80 किलोमीटर तक और ध्रुव पर भी 80 किलोमीटर तक। तो जो इसकी रेखा है इसमें क्या पाई जाती है? उल्काएँ पाई जाती है और मध्यमंडल होता है। और इससे ऊपर क्या होता है? आयनमंडल। आयनमंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। कौन जो कौन सी रेखा है? जो सौमंडल की सीमा है। इतना आ गया। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो है यानी कि आयन मंडल कहाँ तक होता है? जो विषुवत रेखा पर है वो तो कितना है? 640 किलोमीटर तक और ध्रुवों पर भी 640 किलोमीटर। इसमें जो आयन मंडल में होता है वो ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है और मध्यमंडल में क्या था? ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। और मध्यमंडल में क्या था? यानी कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। यानी कि पहले तापमान ऊंचाई के साथ घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया। और आयन मंडल में कितना टेम्परेचर हो जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर हो जाता है। तो जैसे आपको दिखाया दिया है इसमें क्या है? संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मंडल में होता है। इसके द्वारा क्या होता है इसमें बताएंगे हम। अब इसमें देखो पहले जो समताप मंडल है,
जो समताप मंडल है उसमें देखो, हमने देखा समताप मंडल कितना है, 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का है। यहाँ पे क्या है, समताप मंडल की सीमा है विषुवत रेखा पर भी 50 किलोमीटर और ध्रुव पर भी 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ओजोन का जो परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के एरिया में होता है। ठीक है, इससे नीचे देखेंगे कि ओजोन परत, जो ओजोन परत द्वारा हानिकारक यूवी किरणों का अवशोषण होता है। जो ओजोन परत के द्वारा आने वाली जो यूवी किरणें होती है उसका क्या करती है, ये जो समताप मंडल है ये अवशोषण कर लेती है, नीचे तक नहीं आने देती। इसी प्रकार अतः ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक है। क्या है, जो ओजोन परत है, जो ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। जल वाष्प बहुत कम होती है, अतः मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है। जो समताप मंडल है इसमें जो मौसम की घटनाएं होती है वो ना के बराबर होती है। ठीक है, इतना। अतः व्यावसायिक जेट विमान की उड़ान क्या में भरी जाती है, समताप मंडल में। जो एरोप्लेन है हमारे वे क्या होते हैं, समताप मंडल में से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे देखेंगे इनसे संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है वे कौन से हैं। अब सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया जाता है क्या में, अटलांटिका के ऊपर। क्या में, अटलांटिका के ऊपर। CFC हेलोजन्स नाइट्रस ऑक्साइड इथेन हेलोन इत्यादि गैसें कहाँ पर पाई जाती है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए। कहीं के लिए होती है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ है क्या में, ओजोन रिक्तिकारक, ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध के रूप में प्रयोग बाह्य फेजिंग आउट के मुद्दे के संबंध में क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी कि किसमें, ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण, यानी कि जो ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचाए उनको कंट्रोल में करें। तो जो वे पदार्थ होते हैं उनको नियंत्रण में रखने के लिए क्या किया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किया गया है। अब इसी प्रकार इसमें और क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में, कब, सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अटलांटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। इतना समझ में आएगा। दोस्तों सन 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अटलांटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। किसने लगाया था, ये ब्रिटिश अटलांटिक सर्वे दल ने इसका पता लगाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से मानव निर्मित पदार्थ। क्या, मानव निर्मित पदार्थ क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसी प्रकार इधर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है, कहाँ पर रहती है, कब रहती है, बसंत ऋतु में। कहाँ पे रहती है, बसंत ऋतु में। ओजोन परत को मापा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, यानी कि ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कब रहती है, बसंत ऋतु में। ओजोन परत को मापा जाता है डॉब्सन इकाई में। किसमें, डॉब्सन इकाई में। इतना समझ में आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। किसके द्वारा मापी गई थी, एक डॉब्सन इकाई के द्वारा। तो ये क्या होती है, एक डॉब्सन यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है, एक डॉब्सन यूनिट, जितनी हमने आपको मोटाई बताई। ऑक्सीजन क्या चीज़,
ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस क्या है? ओजोन है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों के रूप में किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। क्या के रूप में? एक खतरनाक प्रदूषक के रूप में। इतना समझ में आ गया। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है, यानी कि ओजोन परत के लिए उत्तरदायी क्या है? ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या चीज़ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में कल बताएंगे हम। तो जो दोस्तों ये जो वीडियो है ये यूपी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पर्यावरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।